वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको SOC 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यू सिलेबस के मुताबिक हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सो ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड फाउंडर्स से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, सो सोशियोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी का, सोसाइटल जो रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप जो है उसका, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका, यानी कि एक सिस्टम के ज़रिए स्टडी किया जाता है सोसाइटी के बारे में, जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में। और इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर वो इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है सोशल स्ट्रक्चर से, कल्चरल नॉर्म्स से, और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होते हैं। तो सोशलिस्ट जो है वो एनालाइज करते हैं पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटल फोर्सेस का इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के ऊपर। और ये डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है इंसाइट कि कैसे सोसाइटी जो है वो फंक्शन होती है, इवॉल्व होती है। वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, उसमें चेंज देखने में आ रहा है। आज की सोसाइटी जैसी है, आज से हज़ारों साल पहले की सोसाइटी ऐसी नहीं थी। और उसके अलावा ये कि जो रिस्पॉन्ड आता है चेंजेस का, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हुई है और स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितना तेज़ी से हुआ ये। और इकोनॉमिक्स शिफ्ट भी हमें देखने में आता है। इकोनॉमी जो है वो एक तरह की नहीं रहती, और पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने में आती है। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो अब हर गवर्नमेंट आके अपनी कुछ नई चीज़ें लेकर आती है, या पुरानी चीज़ों को वो कंटिन्यू भी कभी कभी रखते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो चेंज कर देते हैं या बंद कर देते हैं पुरानी चीज़ें जो चल रही होती हैं। तो ऐसा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो सोशियोलॉजी को स्टडी करते हुए क्या होता है कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ज़्यादा गहरी होती है इश्यूज़ के बारे में। कुछ ऐसे इश्यूज़ जो देखने में आते हैं, इनइक्वालिटी देखने में आती है, अदम मसावात, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीके से, और सोशल कोहिजन है इसके अलावा, और कल्चरल डाइवर्सिटी। आज के दौर में डाइवर्सिटी बहुत अहम है, मुख्तलिफ़ तरह के लोग एक साथ रहते भी हैं, एक इलाके में भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, तो ये तमाम चीज़ें मदद करती हैं सोशल इश्यूज़ को हल करने में। नाउ दी अर्ली थिंकर्स एंड फाउंडर्स। अब हम बात करते हैं जो अर्ली थिंकर्स थे सोशियोलॉजी के, जो पाइनियर्स वगैरह थे उनके बारे में, और जो इनके फाउंडर्स जिनको हम कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन हुई सोशियोलॉजी की वो कई सारे की थिंकर्स थे जिनकी वजह से हुई। ऑगस्ट कॉम की बात की जाती है। ऑगस्ट कॉम जो कि जाने जाते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी के तौर पे, इन्होंने ही टर्म कॉइन की और जो इंट्रोड्यूस किया पॉजिटिविज़म, और एडवोकेट किया इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स के लिए स्टडी करने में सोसाइटी। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है, एम्फेसाइज किया क्लास स्ट्रगल को, क्लासेस के बारे में बात की कार्ल मार्क्स ने। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में कि हम देखते हैं कि किस तरह इनइक्वालिटी है इकोनॉमी के हिसाब से, मतलब यानी इकोनॉमिक सिचुएशन जो उसके हिसाब से। और इसके अलावा जो रोल है मटेरियल कंडीशन का शेप करने में सोशल लाइफ। और इसके अलावा जो वो एमाइल डरखाम की बात की जाती है, जो कि इनका फोकस रहा है सोशल फैक्ट्स के ऊपर, कोहिजन और इंस्टीट्यूशनल रोल में। और फेमसली तौर पे इन्होंने स्टडी किया सोसाइट को, रिसर्च किया सोसाइट को, ताकि अंडरस्टैंड करें सोशल इंटीग्रेशन को। इसके अलावा मैक्स वेबर का अगर हम देखें तो एनालाइज किया इन्होंने कि कैसे आइडियाज़, रिलीजन और ब्यूरोक्रेसी इन्फ्लुएंस करता है सोशल एक्शन को और ऑर्गेनाइजेशन को भी। सो ये इन पॉइनियर्स ने जो है वो प्रोवाइड किया डाइवर्स पर्सपेक्टिव, और उसी से कंटिन्यू रहा जो सोशोलॉजिकल थ्योरी थी उसको तश्कील जो है वो उसकी रही, और जो रिसर्च आज भी हम देखते हैं। नाउ द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी एमरजेंस। अब अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें सोशियोलॉजी की एमरजेंस हम देखें, सो ये इसकी जो इमर्ज हुई है एक ऐसे पीरियड के दरमियान जहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब जैसे कि आपको मालूम होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन हमें देखने में आती है, पॉलिटिकल अपहीवल्स हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह आया, ऐसी चीज़ें हुई। सो इन चेंजेस की वजह से हुआ क्या कि जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे वो
डिसरप्ट हो गए और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो है वो बनना शुरू हुई, और उसी वजह से वहाँ पे ये रिक्वायर हुआ कि अंडरस्टैंड किया जाए सोशल ऑर्डर भी और प्रोग्रेस भी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बहुत तेज़ी से जो है वो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गई सोसाइटी, और अर्बन माइग्रेशन हुई। लोगों ने जो है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन जो है वो करना शुरू कर दी। कई सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर गए, अपने गांव देहात छोड़ के शहरों की तरफ आ गए वो। और उसी से फिर क्या हुआ कि अल्टर हुआ फैमिली स्ट्रक्चर भी, और जो कम्युनिटी लाइफ थी वो भी। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ने चैलेंज किया जो इस्टेब्लिश्ड हायरार्कीज़ थी, और उससे जो है वो क्या हुआ कि प्रमोट किया जाए आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। हम देखते हैं कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए लोगों के दरमियान, और डेमोक्रेसी आई, यानी कि जमहूरियत का जो निज़ाम है वो आया, वरना उससे पहले शायद ही कहीं जमहूरियत का निज़ाम देखने में आता था, यानी कि बहुत कम था। सो ज़रूरत हुई कि सिस्टमेटिकली तौर पे स्टडी किया जाए इन फिनोमेना को, और उसी से फिर क्या हुआ कि सोशियोलॉजी की फील्ड की शुरुआत होती है, एज अ डिसिप्लिन इसकी शुरुआत हुई, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया और हल किया गया जो चैलेंजेस आए मॉडर्नाइजेशन में और सोशल चेंज में। क्योंकि जब मॉडर्नाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इन तमाम चीज़ों के अंदर कई सारे चैलेंजेस का सामना था। तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट इसीलिए ही आया, ये डिसिप्लिन, ये फील्ड इसीलिए आई ताकि इन चैलेंजेस को हल किया जा सके। सो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और थ्योरेटिकल पैराडाइम, अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि कई सारे थ्योरेटिकल पैराडाइम एम्प्लॉय किए जाते हैं ताकि इंटरप्रेट किया जाए सोशल फिनोमेना। फंक्शनलिज्म हम बात करें जो कि एसोसिएट है डरखाइम्स और पार्सन्स के जो व्यू है सोसाइटी को एज अ सिस्टम के तौर पे देखा जाएगा सोसाइटी को, जहाँ पर इंटर रिलेटेड पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं ताकि मेंटेन करें स्टेबिलिटी और ऑर्डर भी। यानी कि अब सोसाइटी को एक सिस्टम देखा जाता है, जिस तरीके से कोई भी एक सिस्टम की मिसाल ले सके, कंप्यूटर सिस्टम है तो क्या है कि अगर उसका एक हिस्सा आप निकाल देते हैं तो वो सिस्टम फिर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता। तो सोसाइटी को भी एज अ सिस्टम जिसमें तमाम हिस्से मिल के एक काम करते हैं, और तमाम हिस्से अगर सही तरह काम करेंगे तो सोसाइटी जो है फिर वो अच्छी तरह चलेगी, अच्छी तरह रहेगी। तो सोसाइटी को एज अ सिस्टम के तौर पे जो है वो देखा गया। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है हमें, जो कि मार्क्स के आइडियाज़ के अंदर रूटेड है, और इसमें एम्फेसाइज किया गया इनइक्वालिटी के ऊपर। हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी जो देखने में आती है, उस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। और इसके अलावा जो पावर स्ट्रगल थी, और जो रोल है कॉन्फ्लिक्ट का उस ड्राइव करने में सोशल चेंज, ये तमाम चीज़ें। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म की हम बात करें, इसको डेवलप किया मीड और ब्लमर ने, और फोकस था माइक्रो लेवल इंट्रैक्शंस के ऊपर, और मीनिंग जो इंडिविजुअल्स अटैच करते हैं सिंबल्स के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, जो इंडिविजुअल्स असाइन करते हैं, इंडिविजुअल जो सिंबल देते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जो दूसरे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर हम उनको देखें तो उनके अंदर हमें फेमिनिस्ट थ्योरी दिखाई देती है, और पोस्ट मॉडर्निज़म यानी कि मॉडर्न दौर से भी आगे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये उसकी बात हो रही है। और जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म की, ये जो है एक्सप्लोर किया जाता है इनके ज़रिए आई इश्यूज़ जो है जेंडर की इश्यूज़ जो होते हैं, आइडेंटिटी के इश्यूज़ होते हैं, इसके अलावा जो सब्जेक्टिव रियलिटी होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ पैराडाइम इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो फंक्शनलिज्म जो है उसको देखा जा सकता है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट करता है स्किल्स भी और वैल्यूज़ भी, ताकि मेंटेन किया जाता है सोशल ऑर्डर। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की हम बात करें तो वो एविडेंट है लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट, जिस तरह में देखने में आता है हमारे यहाँ के जो रूरल एरियाज़ होते हैं, और उसमें फिर क्या होता है कि हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी होती है लैंडलॉर्ड्स और जो टेनेंट्स होते हैं उनके दरमियान। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज़म इन ग्रीटिंग की हम बात करें तो उसमें ये कि जैसे कि हम मिलते हैं किसी से तो हम सलाम उसको उनको करते हैं ताकि कन्वे किया जाता है रिस्पेक्ट भी, और उससे क्या होता है कि सोशल बॉन्डिंग होती है। फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड जेंडर रोल्स की हम बात करें तो फेमिनिस्ट थ्योरी ने क्रिटिसाइज़ किया है जो जेंडर रोल है, और एडवोकेट किया है इक्वालिटी का भी। और जो पोस्ट मॉडर्निज़म, अब जो मॉडर्निज़म से भी आगे की चीज़ है, उसमें क्वेश्चन किया गया है यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर, और एम्फेसाइज डाइवर्सिटी भी किया गया है।
यानी कि डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ तरह के लोग एक साथ होना, और फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटीज़ के ऊपर। सो ये एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे थ्योरेटिकल पैराडाइम्स प्रोवाइड करते हैं टूल्स एनालाइज करने के लिए रियल वर्ल्ड सोशल इश्यूज़। सो नाउ दिस सोशियोलॉजी एज अ साइंस और रिसर्च मेथड। अब इसको समझते हैं सोशियोलॉजी को एज अ साइंस के तौर पे। सोशियोलॉजी जो है वो अब सोशियोलॉजी के बारे में लोग ये सोचते हैं कि क्या ये साइंस है या नहीं है। तो सोशियोलॉजी एक्चुअली सोशल साइंस है, जिस तरह से इकोनॉमिक्स वगैरह है। नेचुरल साइंस नहीं है ये, केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह की तरह, लेकिन ये सोशल साइंस है और इसमें ऑब्वियसली बात है लोगों के बारे में और सोसाइटी वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है। तो सोशियोलॉजी के अंदर अप्लाई किया जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, और इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई किया जाता है स्टडी करने के लिए सोशल फिनोमेना। और कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जैसे कि सोशल क्लास, जबकि वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेजरेबल इंडिकेटर्स जैसे कि इनकम या एजुकेशन लेवल। अंडरस्टैंड करना कोजेशन वर्सेस कोरिलेशन जो है ये क्रूशल होता है। कोजेशन इम्प्लाई करता है एक डायरेक्ट इफेक्ट, जबकि कोरिलेशन इंडिकेट करता है जो एसोसिएशन होती है कोजैलिटी के बगैर। और सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप करने के लिए थ्योरीज ऑब्जर्वेशन से, और डिडक्टिव रीजनिंग ताकि टेस्ट कर सके हाइपोथेसिस जो कि बेस करता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज के ऊपर। साइंटिफिक मेथड्स की अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन की जाती है क्वेश्चंस की, रिव्यू किया जाता है लिटरेचर को, हाइपोथेसाइजिंग की जाती है, और फिर रिसर्च की जाती है, एनालाइज किया जाता है डेटा, और कंक्लूजन निकाले जाते हैं। और एग्जांपल अगर लें तो स्टडी किया जाता है जैसे कि इम्पैक्ट जो है पेरेंटल एजुकेशन का, चिल्ड्रन के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें ये होता है कि रिक्वायर करता है डिफ़ाइन करना वेरिएबल, कलेक्ट करना डेटा, और टेस्ट करना रिलेशनशिप साइंटिफिकली। सो नाउ दी कल्चर एंड सोसाइटी। अब कल्चर और सोसाइटी के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। अब कल्चर जो है इसके अंदर क्या है, शेयर्ड बिलीव्स होते हैं जो लोगों के अकायद होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि शेप कर रहे हैं सोशल लाइफ को। यानी कि अब होता क्या है कि एक कल्चर के लोग आप देखेंगे तो उनके अंदर उनके एक जैसे आपको बिलीव्स दिखाई देंगे, उनके जो अकायद होंगे उनमें काफ़ी आपको एक जैसे दिखाई देंगे। और इसी तरह से उनकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी वैल्यूज़ से मुराद यानी कि क्या सही है करना, वो भी उनको एक जैसी दिखाई देगी, वो एक जैसी चीज़ों को सही समझेंगे। और इसी तरह जो नॉर्म्स वगैरह हैं, जो उनके रूल्स वगैरह हैं या सिंबल्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, ये एक जैसी दिखाई देगी, और इसी से उनकी जो सोशल लाइफ है वो उसी के मुताबिक आपको दिखाई देगी। और सोसाइटी की हम बात करें, क्या होता है कि एक ग्रुप है, सोसाइटी असल में ग्रुप है, ग्रुप लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप, एक ग्रुप जो कि रह रहा है ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप के अंदर, और लोगों का ग्रुप होता है ये। और जो की एलिमेंट ऑफ कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर में क्या क्या शामिल होता है उसके अंदर हम देखते हैं तो उसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, सिंबल और लैंग्वेज। अच्छा, नॉर्म, वैल्यूज, सिंबल वगैरह के बारे में तो आपको बताया गया। लैंग्वेज भी आ जाती है, ज़बान भी जो है वो कल्चर का हिस्सा होती है किसी भी कंट्री की। अब हमारी नेशनल लैंग्वेज जो कि उर्दू है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, और इसी तरह से बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जितने भी प्रोविंस हैं वहाँ की, या फिर रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा और भी जो ज़बानें हैं जो उन बहुत कम लोग बोलते हैं, तो वो भी सारी हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे बोली जा रही हैं, जितनी भी हैं उनकी काफ़ी सारी ज़बानें हमारे यहाँ बोली जाती है, और डाइवर्सिटी हम देखते हैं कई सारे। अगर हम नॉर्मली तो हमें एक जैसे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम सर्च करते हैं उनके कल्चर के बारे में तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ कल्चर के, मुख्तलिफ़ रेस के लोग हमें मिलते हैं, और उनकी फिर लैंग्वेजेस भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जैसे कि बरूही लैंग्वेज जो बलूचिस्तान में बोली जाती है वो द्रविडियन लैंग्वेजेस में से है, जो कि पाकिस्तान की बाकी तमाम लैंग्वेजेस से बिल्कुल हटके है, और वो इंडो आर्यन लैंग्वेज से भी पुरानी लैंग्वेजेस में से है। ये उस तरह की लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। तो ये जो है सब कल्चरल कंपोनेंट का हिस्सा बनते हैं, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर और आइडेंटिटी को भी। सो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कल्चरल डाइवर्सिटी तब आती है जब डिफरेंट कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं,
और उसी से सोशल एक्सपीरियंस जो है वो एनरिच होता है। अब डाइवर्सिटी की जब भी हम वर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग एक साथ हैं, और जब कल्चरल डाइवर्सिटी है तो फिर डिफरेंट कल्चर की बात हो रही है। डिफरेंट कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं, इंट्रैक्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि सब डिफरेंट सब कल्चर दिखाई देता है हमें, डिफरेंट प्रोविंस के अंदर हमें डिफरेंट सब कल्चर दिखाई देते हैं, तो वो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, को एग्जिस्ट और इंट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सोशल एक्सपीरियंस एनरिच होता है। और सोशलाइजेशन होती है। सोशलाइजेशन क्या है, एक तरह से लर्निंग है, सिंपल हम कहें तो ये इसको लर्निंग कह सकते हैं, और ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है, ये पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। और ये किस तरीके से होती है कि इंडिविजुअल लर्न करते हैं नॉर्म्स, वैल्यूज़ और नेसेसरी बिहेवियर, ताकि फंक्शन कर सकें सोसाइटी के अंदर। और अब अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि एम्फेसाइज किया जाता है फैमिली ऑनर को, और जो हॉस्पिटैलिटी होती है उसको भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल दिखाई देते हैं हमें। और इसके अलावा इसी से होता क्या है कि इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे सोशल इंट्रैक्शन है, जब लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे को, और जो सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं जैसे कि वेडिंग्स वगैरह में हम देखते हैं, तो इन्हीं चीज़ों से हमारा जो है वो एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है इन तमाम चीज़ों का हमारे वेडिंग्स वगैरह में भी। Now the social group status, roles and social interaction. सोशल ग्रुप्स जो होते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स आ जाते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स की हम बात करें तो उसमें फैमिली और क्लोज फ्रेंड जो है वो आ जाते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप करीब तरीन होते हैं। तो फैमिली हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, इसमें इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप आ जाते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं ये इसमें कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि फॉर्मल और गोल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि कुलीग्स वगैरह हो गए या क्लासमेट हो गए, काम कर रहे हैं वहाँ पर जो कुलीग्स हैं, जो एक साथ काम करने वाले लोग हैं वो हो गए। क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है तो क्लासमेट्स हो गए। इस तरह के लोग आपस में जो है वो आ जाते हैं, ये सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं। और फिर एग्रीगेट एंड कैटेगरीज़ की हम बात करें, एग्रीगेट के लिटरल मीनिंग ये है कि जहाँ पर जमा किया जा रहा है चीज़ों को, तो एग्रीगेट से मुराद ये होता है कि पीपल शेयरिंग फिजिकल स्पेस विदाउट इंट्रैक्शन, यानी कि लोग जो है जहाँ पर फिजिकल स्पेस शेयर करते हैं बगैर किसी इंट्रैक्शन के, जैसे कि एक क्राउड का होना। पार्क के अंदर हम देखते हैं कि एक ही पार्क में कई सारे लोग हैं आपस में, मतलब एक दूसरे के करीब हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनका इंट्रैक्शन नहीं है। हज़ारों की तादाद में हम किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं या और दूसरे किसी पार्क में हम जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोग बहुत सारे हैं, लेकिन विदाउट इंट्रैक्शन। एक दूसरे से वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंट्रैक्ट करें, पार्क के अंदर मौजूद है लेकिन विदाउट इंट्रैक्शन मौजूद हैं वो। और कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो कैटेगरीज़ में इंडिविजुअल होते हैं कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन इंट्रैक्शन नहीं होता। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के साथ हैं कैटेगरीज जब हम बनाते हैं, लेकिन इंट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे कि तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं एक कंट्री के अंदर, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया स्टूडेंट्स को, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक कंट्री में उनको स्टूडेंट्स की कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है, कैटेगराइज किया जाता है। स्टेटस की हम बात करें तो इससे एक सोशल पोजीशन आती है कि किसका क्या स्टेटस है, तो वो एक सोशल पोजीशन है सोसाइटी में, उसकी पोजीशन क्या है। कोई अगर डॉक्टर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टूडेंट है, तो ये उसकी जो है वो एक सोशल पोजीशन होती है। और रोल्स की हम बात करें तो ये जो है एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है जो कि एसोसिएट होता है स्टेटस के साथ। अब हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारा ये रोल है, तो वो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उसके स्टेटस के साथ वो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। अब डॉक्टर के रोल की हम जब बात करेंगे तो वो उसके स्टेटस के साथ एसोसिएट है कि डॉक्टर ने क्या करना है, लोगों को पता है कि डॉक्टर ने क्या करना है, पेशेंट्स को चेक करना है, कंसल्टेंसी करनी है, मेडिसिन देनी है, तो ये जो है डॉक्टर का रोल है। तो ये जो है क्या है, उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो एसोसिएट है। सोशल नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कनेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को, और फैसिलिटेट करता है ये इंट्रैक्शन भी, और रिसोर्स एक्सचेंज भी होता है। तो अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि एक स्कूल टीचर जो है उसके पास जो है वो स्टेटस होता है एजुकेटर्स का, और वो परफॉर्म करता है रोल जैसे कि टीचिंग करना, काउंसलिंग करना और सुपरवाइजिंग करना स्टूडेंट्स की। नाउ दी सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं
सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि फुलफ़िल करते हैं एसेंशियल सोसाइटल नीड। और जो की इंस्टीट्यूशन होते हैं अगर हम उनको देखें तो उसमें फैमिली शामिल है जो कि इंश्योर करती है रिप्रोडक्शन, और सोशलाइजेशन भी होती है फैमिली के ज़रिए। सोशलाइजेशन जो कि पीछे भी आया था आपको, जिसमें लर्निंग होती है और ये थ्रू आउट लाइफ रहती है, तो इसमें फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके अलावा फिर मैरिज की हम बात करें सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो इसमें लेजिटिमाइज़ किया जाता है रिलेशनशिप को। और एजुकेशन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसमिट की जाती है नॉलेज और स्किल्स भी। एजुकेशन के ज़रिए लोग नॉलेज हासिल करते हैं और अपने स्किल्स जो है वो उनको डेवलप करते हैं। और रिलीजन की हम बात करें तो ये रिलीजन के ज़रिए क्या होता है कि मॉरल गाइडेंस मिलती है। मॉरल गाइडेंस, अखलाकियात लोगों को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें, कौन से काम जो है वो अखलाकियात में आते हैं, कौन से नहीं आते। तो मॉरल गाइडेंस जो है वो मिलती है रिलीजन से। और इसके अलावा इकोनॉमी की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है कि मैनेज किया जाता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को। यानी कि चीज़ें जो है वो उनको बनाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या प्रोड्यूस करना है और डिस्ट्रीब्यूट उनको किस कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट इदारे करेंगे, ये सब इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। और गवर्नमेंट की हम बात करें, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, एनफोर्स करती है लॉ एंड ऑर्डर को, और एसेंशियल्स जो होते हैं उनको फुलफिल करती है एसेंशियल्स को। तो अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटल फंक्शंस हम देखें तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी एक्चुअली, सोशल स्टेबिलिटी, कल्चरल कंटिन्यूटी। इन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हम कल्चर के अंदर कंटिन्यूटी देखते हैं, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता रहता है और कंटिन्यू रहता है। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें कल्चरल एडाप्टेशन की एक एग्ज़ाम्पल की, तो हम देखते हैं कि मदरसा वगैरह जो है, इस तरह के जो इदारे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं रिलीजियस एजुकेशन भी और जो मॉरल गाइडेंस है। अब यानी कि यहाँ से तालीम हासिल करने का मकसद लोगों का क्या होता है कि उनको रिलीजियस एजुकेशन मिले और साथ में उनको मॉरल गाइडेंस मिले, यानी अखलाकियात वो लोग सीखें। और ये शो करता है इंस्टीट्यूशन के अडॉप्टिंग टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो है वो अडॉप्ट करते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जबकि सर्व करते हुए फंडामेंटल सोशल फंक्शंस। सो नाउ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है समराद हरारकल अरेंजमेंट होती है। जब स्ट्रेटिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें इनइक्वालिटी वगैरह भी आ जाती है, या फिर डिवीज़न आ जाता है, लोगों का डिवीज़न आ जाता है कि लोगों को कुछ डिवाइड किया जा रहा है। और जो हिरार्कल बेस्ड होती है वो किसके ऊपर होती है, वो क्लास के ऊपर, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कास्ट के ऊपर। अब हमारे यहाँ देखते हैं कि हम कास्ट सिस्टम मौजूद है तकरीबन हमारे इस रीजन में, तकरीबन 4000 साल से मौजूद है, और अभी भी हम देखते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है। वो अगर उस तरह मौजूद नहीं भी है तो वो किसी और फॉर्म के अंदर हम देखते हैं। और स्टेटस वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। इन तमाम चीज़ों से लोगों में फ़र्क जो है वो पैदा होता है, और ये जो है डिफ़ाइन करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफ़ाइन करता है ये। और इसी से इंडिविजुअल की सोशल पोजीशन हम देखते हैं, उसमें जो है वो फ़र्क आता देखते हैं। अब क्लास की हम बात करें तो क्लास डिटरमाइन की जाती है किसी की इकोनॉमिक पोजीशन से, कि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उसकी वेल्थ, इनकम, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि रिगिड सोशल कैटेगरीज होती है, जबकि सोशल मोबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है एबिलिटी के चेंज किया जाए स्टेटस। इनइक्वालिटी की मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट होती है पावर के अंदर, प्रेस्टिज के अंदर, और जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये इन्फ्लुएंस करता है लाइफ चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है उसको हम देखें, वो हाईलाइट करता है डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं नेशंस और रीजन्स के दरमियान। जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ, नॉर्थ साउथ का को डिवाइड किया गया है। नॉर्थ और साउथ को ऊपर हम देखें मैप में तो वो हमें नॉर्थ का दिखाई देता है, नीचे हम देखें तो साउथ दिखाई देता है। इसके अलावा जो
अर्बन या रूरल गैप्स हमें दिखाई देते हैं, जो दही इलाके हैं या फिर जो शहरी इलाके हैं वहाँ में। तो रिलेटेड इश्यूज जो है उसमें पॉवर्टी आ जाती है, इन डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, यानी कि फ़र्क करना, लोगों में फ़र्क करना, जेंडर इनक्वालिटी भी आ जाती है उसमें जो। और अब अगर हमारे यहाँ पे हम देखें तो अर्बन जो है इलीट, उसके पास हम देखें तो उनके पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस दिखाई देता है हमें। जो अर्बन इलीट है, अर्बन एरियाज़ के सारे लोग नहीं बल्कि सिर्फ इलीट के पास हम देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन उनके पास मौजूद है, एक्सेस बाकियों के पास नहीं है। और अच्छी से अच्छी जॉब्स भी उनके पास मौजूद होती हैं, जबकि रूरल पॉपुलेशन और बाकी जो लोग हैं इनके अलावा हम उनको देखते हैं कि वो पॉवर्टी की तरफ हमें दिखाई देते हैं कि ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं वो पॉवर्टी में। तो उसी से हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर इनक्वालिटी हमें दिखाई देती है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।